हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ बैंकिंग अवेयरनेस। तो आज का टॉपिक है बेजल नॉर्म 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो आज का टॉपिक है बेजल नॉर्म। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ बैंकिंग अवेयरनेस। तो आज का टॉपिक है बेजल नॉर्म 1, 2 एंड 3। बेजल नॉर्म जो है बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इस यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि बैंक कैसे काम करता है, बैंक के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसका कैपिटल कितना इंपॉर्टेंट है बैंक के लिए, एंड जो प्रॉब्लम्स फेस करता है बैंक, जैसे मान लो बैंकरप्सी हो गया। ठीक है, तो उससे बैंक अपने आप को कैसे बचा सकता है, कि जो बैंक जो डूब जाते हैं ना, उससे बैंक अपने आप को कैसे बचा सकता है, वो हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पे, थ्रू बेजल नॉर्म्स। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे मन में ये आता है कि बैंक काम कैसे करता है, हाउ डज द बैंक वर्क। अगर बात करें तो देखो बैंक क्या है, बैंक एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग ये पिक्चर को देखें ना, अगर हम लोग ये पिक्चर को देखें तो देखो बैंक क्या है, एक मिडिल पर्सन है। हम लोग बोल सकते हैं कि बैंक क्या है, एक मिडिल पर्सन है। तो यहाँ पे देखो दो पार्टीज हैं, एक जो है सेवर्स और एक क्या है, बोरोवर्स है। एक सेवर्स है, दूसरा क्या है, बोरोवर्स है। सेवर यानी कि जो मान लो पैसा डाल रहा है बैंक में, तो वो क्या करेगा, वो थ्रू डिपॉजिट अकाउंट वो क्या करेगा, पैसा जमा करेगा बैंक में। ये डिपॉजिट जो है दो टाइप के होते हैं, हम लोग को पता है। तो सबसे पहला जो है वो क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट। दूसरा क्या होता है, टाइम या फिर टर्म डिपॉजिट। ठीक है, टाइम या फिर टर्म डिपॉजिट। डिमांड में क्या आता है, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट। टाइम में क्या आता है, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट आता है। ठीक है, तो इस रूप में मान लो डिपॉजिटर ने क्या किया, पैसा जमा किया बैंक में। अब बैंक के पास पैसा तो आ गया, तो बैंक क्या करेगा, लोन में पैसा देगा। बैंक क्या करेगा, लोन में पैसा देगा। ये पैसा कौन उठाएगा, बोरोवर्स ये पैसा उठाएंगे। ठीक है, ये पैसे कौन उठाएंगे, बोरोवर्स पैसे उठाएंगे। अब बोरोवर ने मान लो लोन ले लिया, अब इसको लोन चुकाना तो पड़ेगा। तो क्या करेगा, ये जो प्रिंसिपल अमाउंट जो उसने लोन में दिया था उसको तो वो रीपे करेगा ही, जिसको कहा जाता है रिपेमेंट ऑफ लोन्स। उसके साथ साथ उसको इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ता है, उसके साथ साथ उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। और ये जो इंटरेस्ट है, ये देखना, ये हमेशा हाई इंटरेस्ट होता है। इट इज ऑलवेज अ हाई इनकम। ठीक है, ये जो इंटरेस्ट होता है ये हमेशा हाई इंटरेस्ट होता है। और ये जो हाई इंटरेस्ट है, और यहाँ पे जो बैंक के पास मान लो इंटरेस्ट आ गया, अब बैंक जो है देखना, सेविंग्स अकाउंट, एफडी, आरडी में क्या है, कम इंटरेस्ट, जिसे हम लोग कहते हैं लो इंटरेस्ट। ठीक है, लो इंटरेस्ट पे करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हाई इंटरेस्ट पे करता है और यहाँ पे क्या है, लो इंटरेस्ट पे करता है। तो यही हाई इंटरेस्ट और लो इंटरेस्ट के बीच में जो गैप है, जो डिफरेंस है, उसे ही हम लोग कह सकते हैं कि ये बैंक का प्रॉफिट है। ये क्या है, ये बैंक का प्रॉफिट है। ठीक है, तो बैंक कैसे पैसे कमाता है, डिपॉजिटर से पैसे लेता है, उसको वो लोन में जो है बोरोवर को पैसा देगा। फिर बोरोवर जो इंटरेस्ट में जो पैसा देगा वो क्या है, हमेशा ज्यादा होगा। कैसे, देखो सेविंग्स अकाउंट की अगर बात करें, अगर हम लोग सेविंग्स अकाउंट की बात करें, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना होता है, ये मान लीजिए 2.5 से लेके मैक्सिमम 3% तक जा सकता है। ठीक है, बट अगर पर्सनल लोन लेते हो, मान लो तुम अगर पर्सनल लोन लेते हो, ठीक है, तो उसमें इंटरेस्ट कितना देना पड़ सकता है, उसमें इंटरेस्ट मान लेते हैं 15% इंटरेस्ट है। तो देखो यहाँ पे 15% इंटरेस्ट जो है वो बैंक ले रहा है, किससे, बोरोवर से ले रहा है। और बैंक को कितना देना पड़ेगा, 2.5 से 3% उसको जो है इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये जो डिफरेंस है, ये क्या बन जाएगा, बैंक के लिए प्रॉफिट बन जाएगा। समझ में आया बैंक कैसे काम करता है, इतना तो क्लियर हो गया होगा कि बैंक कैसे काम करता है। ठीक है, सो बैंक्स ऑपरेट एज फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी देखो यहाँ पे बीच में बैंक है। बैंक्स मैनेज द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन पीपल एंड बिजनेसेस, कि लोगों के बीच में और बिजनेसेस के बीच में जो पैसों का जो लेन देन है, जो आदान प्रदान है, वो कौन मैनेज करता है, बैंक। देखो ये मान लेते हैं ये पर्सन है, और जो बोरोवर है वो मान लो अपना बिजनेस के लिए बोरो कर रहा है। ठीक है, तो देन हम लोग क्या कहेंगे इसे, ये मान लो बिजनेस, और ये क्या है, मान लो जो डिपॉजिटर है, यानी कि जो पीपल हैं। देन ये जो पैसों का जो फ्लो है, ये जो मैनेज करता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, बैंक कहेंगे। ठीक है, सो बैंक्स ऑफर डिपॉजिट अकाउंट्स दैट आर सिक्योर प्लेसेस फॉर पीपल टू कीप देयर मनी। डिपॉजिट अकाउंट्स यानी कि ये सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी, आरडी।
ठीक है, याद रखना करंट अकाउंट में कभी भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता, कभी भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता। ठीक है, सो बैंक्स यूज द मनी इन डिपॉजिट अकाउंट्स टू मेक लोन्स टू अदर पीपल और बिजनेसेस। और बैंक्स क्या करते हैं, यही जो पैसा है उसी के ऊपर जो है वो क्या करते हैं, पैसा लेते हैं। ठीक है, चलो देखो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि बैंक लेंड एट हायर रेट देन द इंटरेस्ट दे पे टू डिपॉजिटर्स एंड हाउ दे मेक मनी। अब देखो बैंक जब लेंड करता है उसमें क्या है, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करता है, जैसे मैंने यहाँ पे समझाया भी था अभी, देन दे पे टू द डिपॉजिटर्स एंड हाउ दे मेक मनी, एंड इसी वजह से वो क्या है, इसी तरीके से वो पैसे बनाता है। तो जो मैंने कहा था ये बैंक के लिए प्रॉफिट है, तो इसी तरीके से वो पैसा बनाता है। क्लियर है, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट आ जाते हैं क्रेडिट रिस्क, नेक्स्ट आ जाते हैं क्रेडिट रिस्क। अब देखो बैंक जो है वो पैसे, तो हम लोगों ने अभी देखा कि बैंक का काम क्या है, मेन काम है क्या है, वो लोन प्रोवाइड करना। वो लोन तो प्रोवाइड कर दिया। अब मान लो जो लोन उसने प्रोवाइड किया है, ये भी तो हो सकता है कि जो लोन है वो वापस ना आए उसके पास, बैंक के पास। अगर लोन अगर वापस ना आए, देन अगर मान लो जो रीपेमेंट है, रीपेमेंट यानी कि बाद में जो पैसा जो पे किया जाता है, अगर मान लो ये रीपेमेंट ये अगर ग्रेटर देन 90 डेज अगर नहीं होता है, अगर नहीं होता है, देन उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि बैंक ने लोन तो दिया बट उसको पैसा मिल नहीं रहा है। ठीक है, अब इस वजह से बैंक को जो रिस्क होता है तो उसे हम लोग कहते हैं क्रेडिट रिस्क। सो देखो अगर एग्जाम में अगर पूछे या फिर मान लो अगर इंटरव्यू में पूछे कि क्रेडिट रिस्क क्या है, सो इट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ अ लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम अ बोरोअर्स फेलियर टू रीपे अ लोन। की एक पॉसिबिलिटी है, किसका पॉसिबिलिटी है, लॉस का पॉसिबिलिटी है। क्यों होगा, क्योंकि बोरोअर जो है वो फेल किया है to repay a loan, and it refers to the risk that a lender may not receive the owed principal। ठीक है, ये क्या है, ये उस रिस्क को रेफर करता है कि जो लेंडर है, ठीक है, मे नॉट रिसीव, यहां पे लेंडर कौन है, बैंक है, बैंक ही तो लोन दे रहा है, तो बैंक बन गया लेंडर। तो इट रेफर्स टू द रिस्क दैट अ लेंडर मे नॉट रिसीव द owed principal and interest which results in an interruption of cash flows, जिसके वजह से क्या है, कैश फ्लो में इंटरप्शन देखने को मिलता है। अब देखो बैंक ने पैसा तो दिया, देखो जैसे लास्ट स्लाइड में अगर बात करें, देखो बैंक ने पैसा तो दिया था, बट अगर मान लो ये इंटरेस्ट अगर वो पेमेंट नहीं करता या फिर जो लोन रिपेमेंट अगर वो नहीं करता है, देन बाद में और वो लोन नहीं दे पाएगा, उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा ना। तो इसी वजह से इससे क्या होता है, इंटरप्शन ऑफ कैश फ्लोज हमें देखने को मिलता है एंड इंक्रीज्ड कॉस्ट फॉर कलेक्शन। और इसके वजह से क्या है, जो कॉस्ट फॉर कलेक्शन है वो क्या है, वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, टू अवॉइड और रिड्यूस द क्रेडिट रिस्क, और यही जो क्रेडिट रिस्क है इसको अवॉइड करने के लिए या फिर इसको रिड्यूस करने के लिए अ लेंडर जनरली चेक्स द क्रेडिबिलिटी एंड बैकग्राउंड ऑफ द बोरोवर। कि जो लेंडर है वो क्या चेक करता है कि जो बोरोवर है उसका क्रेडिबिलिटी कितना है, ठीक है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो जो है यहां पे चेक किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, देन कैन अ बैंक लेंड 100% ऑफ द डिपॉजिट, क्या एक बैंक 100% ऑफ द डिपॉजिट को क्या बैंक लेंड कर सकता है। ये मन में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या बैंक क्या अपना 100% ऑफ द डिपॉजिट क्या लेंडिंग वो कर सकता है। तो देखो यहां पे कॉन्सेप्ट आता है इक्विटी या फिर कैपिटल ऑफ द बैंक, यहां पे कॉन्सेप्ट आता है इक्विटी या फिर कैपिटल ऑफ द बैंक। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लेते हैं एक बैंक है जिसका नाम क्या है, एबीसी बैंक है। ठीक है, मान लेते हैं एक बैंक है जिसका नाम क्या है, एबीसी बैंक है। अब उसने मान लो ये बैंक स्टार्ट किया, उसमें उसका खुद का पूंजी था मान लो 100 करोड़। ठीक है, बाकी उसने डिपॉजिटर से पैसा लिया, मान लो डिपॉजिटर से पैसा लिया 9,900 करोड़। ठीक है, 9,900 करोड़, तो उसके पास अभी टोटल पैसा कितना है, 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ जो है उसके पास ये टोटल पैसा है। बट इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला, क्योंकि ये उसका खुद का पैसा है, जिसे हम लोग कहते हैं ना पूंजी यानी कि कैपिटल। तो कैपिटल इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है,
देखो मान लो अगर ये क्रेडिट रिस्क हो जाए, मान लो क्रेडिट रिस्क हो जाए, यानी कि मान लो अगर पैसा अगर वापस ना मिले, फॉर एग्जाम्पल यही बैंक एबीसी, ठीक है, इसके पास क्या है, जो डिपॉजिटर है उसने कितना पैसा दिया है, 9,900 करोड़ दिया है। अब मान लो उसने कोई एक पर्सन है, ठीक है, कोई एक पर्सन है, उसको मान लो 10 करोड़ का लोन दिया है, ठीक है, उसने 10 करोड़ का लोन दिया है। अब मान लो इसने इसको वापस पैसा नहीं किया, देन एबीसी बैंक क्या करेगा, क्या ये 9,900 करोड़ में से क्या वो 10 करोड़ का भरपाई करेगा, नहीं, क्योंकि अगर ऐसा किया ना, तो अगर मान लो कस्टमर आके अगर उससे अगर पैसा मांगे एंड वो अगर पैसा ना दे पाए, देन उससे क्या है, बैंक का रेपुटेशन खराब हो जाएगा, फ्लडिंग ऑफ विड्रॉवल रिक्वेस्ट हमें देखने को मिलेगा। तो इसीलिए बैंक ये 10 करोड़ किससे एब्जॉर्ब करेगा या फिर किससे भरपाई करेगा, अपना जो कैपिटल है, अपना जो कैपिटल है उससे भरपाई करेगा। समझ में आ रहा है बच्चों, अपना ये जो कैपिटल है ना, इससे वो भरपाई करेगा बैंक, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो ये जो कैपिटल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड इसको ध्यान से समझना कि कैपिटल क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि यही जो है इंपॉर्टेंट होता है बैंक का जो रिस्क है उसको एब्जॉर्ब करने में, ठीक है, समझ में आया। तो कैपिटल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, कैपिटल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो इसी कैपिटल के ऊपर बेस करके जो है पूरा बेजल नॉर्म जो है चलता है, यही कैपिटल के ऊपर बेस करके, ठीक है। तो याद रखना कैपिटल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। अ बैंक नीड्स टू कीप सम ऑफ इट्स ओन मनी, कि बैंक का खुद का कुछ पैसा होना चाहिए, सो दैट डिपॉजिटर्स कैन बी पेड बैक, ताकि डिपॉजिटर्स को पे बैक मिल सके, ठीक है। अगर मान लो कोई ऐसा कंडीशन हो जाए कि मान लो इकोनॉमी धंस रहा है, तो उस समय जो है बैंक अपने आप को विथस्टैंड करने के लिए बैंक के पास खुद का अपना कुछ पैसा होना चाहिए, एंड दिस ओन मनी इज नोन एज द इक्विटी और द कैपिटल ऑफ द बैंक। और यही जो पैसा है इसे ही हम लोग कहते हैं इक्विटी या फिर कैपिटल। यूजुअली अ लार्ज बैंक विल नॉट गेट अफेक्टेड बाय सम डिफॉल्ट्स। अगर मान लो कोई बड़ा बैंक है, जैसे मान लो एसबीआई, एसबीआई में मान लो अगर 50 लाख का अगर घपला हो गया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बहुत बड़ा बैंक है। बट यही एसबीआई के जगह में अगर मान लो तुम्हारा लोकेलिटी में मान लो कोई अगर एक कोऑपरेटिव बैंक है, कोई मान लो एक कोऑपरेटिव बैंक है, उसका मान लो अगर यही 50 लाख का अगर नुकसान हो जाए, देन ये बैंक डूब जाएगा। इसमें क्या था, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, ये अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ा, बट यहाँ पे क्या है, ये कोऑपरेटिव बैंक ही डूब जाएगा। तो ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। अब प्रॉब्लम क्या हो सकता है, एक जो है रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी, यानी कि बैंक जो है पूरा जो है देवलिया हो सकता है, यानी कि वो डूबने के कगार पे आ सकता है, ठीक है, ये बैंक जो है ये डूब सकता है, ठीक है, ये क्या है, ये डूब सकता है बैंक। देन बैड नेम, उसका नाम खराब हो जाएगा, ये भी हो सकता है। देन लॉस ऑफ रेपुटेशन एंड फ्लडिंग ऑफ विड्रॉवल रिक्वेस्ट, कि उसका ये हो सकता है कि जो रेपुटेशन है वो खराब हो सकता है, ठीक है। एंड फ्लडिंग ऑफ विड्रॉवल रिक्वेस्ट क्यों, क्योंकि मान लो ये कोऑपरेटिव बैंक जिसका 50 लाख का जिसने वो लोन दिया है, ठीक है, मान लो ये अगर लोन अगर देता है, ठीक है, अगर ये 50 लाख उसके पास वापस नहीं आया, तो ये छोटा बैंक है। अब मान लो कोई व्यक्ति आया इससे पैसा मांगने और ये नहीं दे पाया इसको पैसा, ठीक है, वो जाएगा कोई और 2 व्यक्ति को बोलेगा, ठीक है, और ये 2 व्यक्ति और 4 व्यक्ति को बोलेगा, तो ऐसे करते करते हर एक कस्टमर को पता लग जाएगा। अब वो लोग सब आएंगे बैंक से पैसा मांगने के लिए, तो फ्लडिंग ऑफ विड्रॉल रिक्वेस्ट हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। देन तो बैंक को कितना कैपिटल अपने पास रखना चाहिए, ये क्वेश्चन मन में आएगा कि बैंक को कितना कैपिटल जो है अपने पास रखना चाहिए, एंड कैसे दूसरे इंस्टीट्यूशंस को पता लगेगा कि एक पर्टिकुलर बैंक एबीसी उसके पास सफिशिएंट कैपिटल है कि नहीं। इस बात के ऊपर जो है ये क्वेश्चन मन में अभी आ रहा है कि सर अगर वो पूरा पैसा अगर इस्तेमाल नहीं कर सकता, अगर मान लो वो इंसॉल्वेंसी के कगार पे आ जाता है, तो बैंक को कितना कैपिटल अपने पास रखना चाहिए ताकि ताकि वो अपने आप को बचा सके। एंड मान लो बैंक अगर कहीं से अगर लोन ले रहा है, देन दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस जो मान लो लोन दे रहा है उसको कैसे पता लगे कि ये जो पर्टिकुलर बैंक है एबीसी उसके पास सफिशिएंट कैपिटल है कि नहीं।
ये तभी संभव है जब वर्ल्ड वाइड सिर्फ एक ही नॉर्म होगा, सिर्फ एक ही रेगुलेशन होगा, एंड उसे ही हम लोग कहते हैं क्या, बेजल नॉर्म। उसे ही हम लोग कहते हैं क्या, बेजल नॉर्म। तो देख लेते हैं एक एग्जांपल के साथ कि कितना कैपिटल बैंक को रखना चाहिए। ठीक है, अब देखो, बैंक अगर मान लो एक बैंक के पास सफिशिएंट कैपिटल नहीं है, इफ द बैंक डज नॉट हैव सफिशिएंट कैपिटल, ठीक है, अगर मान लो सफिशिएंट कैपिटल नहीं है, या फिर कोई और थर्ड पार्टी है, और मान लेते हैं कि कोई और एक थर्ड पार्टी है, उसको इस बात का पता ही नहीं है कि बैंक के पास सफिशिएंट कैपिटल कितना है, तो प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि रिस्क ऑफ डूइंग बिजनेस, कि वो बिजनेस नहीं कर पाएगा विद दैट बैंक, क्योंकि ये क्या है, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है। ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड का मतलब क्या है, इंटरकनेक्टेडनेस है, इंटरकनेक्टेडनेस है। और इंटरकनेक्टेडनेस का मतलब क्या है कि मान लो अगर आज जाके अगर इंडिया में कोई इश्यू होता है, उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है हम लोगों को यूएसए में भी देखने को मिलेगा, उस तरीके से फ्रांस में भी देखने को मिलेगा, उस तरीके से इटली में भी देखने को मिलेगा, तो हर एक कंट्री में देखने को मिलेगा, क्योंकि सब कंट्रीज क्या है, इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो ये ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा। तो मुश्किल कहां पे होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मुश्किल होगा। Therefore, there is a need for international norms और rules। इसीलिए चाहिए क्या, एक इंटरनेशनल नॉर्म्स और रूल्स की हर एक देश के हर एक बैंक जो है इसको फॉलो करे, एंड अ नीड फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द कंट्रीज। एंड एक नीड होना चाहिए क्या, कि कंट्रीज के बीच में जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो। समझ में आया? चल आगे बढ़ते हैं। वी नीड अ बॉडी टू स्ट्रेंथन द रेगुलेशन, कि हम लोगों को एक बॉडी का जरूरत पड़ेगा ताकि जो रेगुलेशन है उसको क्या है, हम लोग स्ट्रेंथन कर पाए, उसके ऊपर सुपरविजन होना चाहिए, उसके ऊपर देखरेख होना चाहिए। एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द बैंक्स वर्ल्ड वाइड विद द पर्पस ऑफ एनहांसिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। एंड जो बैंक्स हैं वो इसके ऊपर काम करे, उसका मेन एम या फिर मेन पर्पस क्या है, कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमें देखने को मिले वर्ल्ड वाइड, क्योंकि विदाउट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी डूब जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई बॉडी होना चाहिए जो बैंक को ये कहे, तो समवन शुड टेल अ बैंक कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर्स बैंक को, मतलब बैंक के पास होना चाहिए। देखो सबसे पहला क्या है, हाउ टू आइडेंटिफाई द रिस्क, कि कैसे हम लोग रिस्क को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करें। ठीक है, हाउ टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम द रिस्क, कि कैसे अपने आप को रिस्क से बचाए। जैसे हम लोगों ने अभी देखा था क्रेडिट रिस्क। ठीक है, अब देखो सिर्फ क्रेडिट रिस्क ही नहीं होता है, और भी दो टाइप के रिस्क होता है। क्रेडिट रिस्क क्या है, रिलेट्स टू लोन्स, कि अगर लोन्स अगर वापस ना आए तो। देन आता है एक मार्केट रिस्क। ठीक है, देन आता है एक मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क क्या है, मान लो बैंक्स अगर कहीं पर अगर इन्वेस्ट किया है, ठीक है, मान लो किसी शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, वो कंपनी मान लो अगर डूब जाता है, तो अल्टीमेटली रिस्क किसको होगा, बैंक को होगा। तो सो इट रिलेट्स टू द करंट मार्केट, इट रिलेट्स टू द करंट मार्केट, तो उससे जो रिस्क आता है उसे हम लोग कहते हैं मार्केट रिस्क। देन आ जाता है ऑपरेशनल रिस्क, देन आ जाता है ऑपरेशनल रिस्क। ठीक है, ऑपरेशनल रिस्क यानी कि जैसे मान लो साइबर सिक्योरिटी प्रॉब्लम, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी इशू। फिर देखना आए दिन वो एसबीआई में होता है ना, सर्वर ब्रेकडाउन, सर्वर ब्रेकडाउन ये भी होता है। ठीक है, फिर जो फ्रॉड्स होते हैं, फ्रॉड्स वो भी जो है ऑपरेशनल रिस्क में आता है। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है, तो ये तीन टाइप के रिस्क है, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क। तो कैसे वो खुद को अपने आप को रिस्क से बचाए, एंड कैसे वो अपने आप को डूबने से भी बचाए, हाउ टू सेफगार्ड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी। तो ऐसा एक जो है बॉडी होना चाहिए जो बैंक को ये सब रिस्क से बचाने के लिए बैंक को क्या करे, बैंक को समझाए। ठीक है, तो उसके लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए, उसके ऊपर सुपरविजन होना चाहिए, एंड उसका एम क्या होगा, एम होगा टू एनहांस द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अब आके ये क्वेश्चन आता है, ये मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि बैंक को क्या प्रेफर करना चाहिए, ज्यादा कैपिटल या फिर कम कैपिटल। तो व्हाट वुड अ बैंक प्रेफर, टू कीप मोर कैपिटल और लेस कैपिटल। तो बैंक कौन सा चीज ज्यादा प्रेफर करेगा। ठीक है, तो देखो, वी वॉन्ट द बैंक टू बी अकाउंटेबल, हम लोग ये चाहते हैं कि बैंक जो है सही से काम करे, बिकॉज इट्स ओन कैपिटल इज सब्जेक्ट टू मोर प्रॉफिट
एंड लेस लॉस, क्योंकि उसका जो खुद का जो कैपिटल है उससे क्या है, वो ज्यादा प्रॉफिट करना चाहता है, बट उससे लॉस भी उतना ही कम हो। ठीक है, तो यहां पे मैंने दो एग्जाम्पल यहां पे लिए हैं। तो सबसे पहला जो है ये वाला जो एग्जाम्पल है, इट रिलेट्स टू मोर कैपिटल। अगर बैंक के पास अगर ज्यादा कैपिटल है देन हम लोगों को क्या चेंज देखने को मिलेगा। एंड नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे कि अगर बैंक के पास अगर कम कैपिटल है देन उसमें क्या चेंज देखने को मिलेगा। ध्यान से समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक होने जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान से समझना, यहां पे मैंने पूरा कैलकुलेशन के साथ समझाने का कोशिश किया है। तो लेट्स से समवन ओपन्स अ बैंक विथ 1,000 करोड़ रुपीज। अगर मान लो एक बैंक है, ठीक है, वो मान लो 1,000 करोड़ से मान लो एक बैंक अकाउंट को ओपन किया है, बाकी उसने डिपॉजिटर से मान लो 9,000 करोड़ लिया है। ठीक है, तो यानी कि ये एक बैंक था, ठीक है, जिसका खुद का कैपिटल कितना था, 1,000 करोड़। ठीक है, खुद का कैपिटल था 1,000 करोड़, और जो डिपॉजिटर था, ठीक है, उससे वो कितना पैसा लिया, 9,000 करोड़ का। और यहां पे क्या है, बोरोवर है, वो पहला स्लाइड वाला जो पिक्चर है वही वाला है। ठीक है, तो इससे ये 9,000 करोड़ लिया, इसके पास खुद का कैपिटल कितना है, 1,000 करोड़ का कैपिटल है, तो टोटल इसके पास अभी पैसा कितना है, 10,000 करोड़। ठीक है, अब देखो टोटल कितना है, 10,000 करोड़ का। ही लेंड्स द मनी एट 10% इंटरेस्ट। अब मान लेते हैं ये जो 10,000 करोड़ है ये इसने दे दिया है किसको, बोरोवर को दे दिया है, कितने परसेंट इंटरेस्ट में, 10% इंटरेस्ट में। देखो 10,000 करोड़ का 10% इंटरेस्ट कितना होता है, 1,000। ठीक है, तो 1,000 करोड़ का जो है वो उसको इंटरेस्ट मिलेगा बोरोवर से। ठीक है, तो इसका अर्निंग कितना होगा, एक तो देखो इसको 10,000 करोड़ तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ इसका जो अर्निंग है, इसका जो यहां से जो अर्निंग है वो कितना होगा, 1,000 करोड़ का अर्निंग होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1,000 करोड़ का अर्निंग है। एट 9,000 करोड़ ही प्रोमिस्ड 5% इंटरेस्ट। अब देखो ये जो डिपॉजिटर है, इसको बैंक ने प्रॉमिस किया था कि ठीक है आप जो पैसा दे रहे हैं उसके बदले में मैं कितना दूंगा, 5% का इंटरेस्ट दूंगा। तो बैंक डिपॉजिटर को भी पैसा देगा, तो डिपॉजिटर को पैसा देगा यानी कि वो डिपॉजिटर को पे कितना करेगा, देखो 9,000 करोड़ था, उसका 5% यानी कि 450 करोड़, 450 करोड़ पे करेगा। तो उसका अर्निंग कितना हुआ था, 1,000 करोड़, पे कितना किया उससे, 450 करोड़। ठीक है, तो उसने 450 करोड़ पे किया, तो उसका प्रॉफिट कितना बना फिर, तो उसका प्रॉफिट कितना बना, तो देखो 1,000 माइनस 450 यानी कि 550 जो है उसका क्या है, प्रॉफिट हो गया। ये क्या है, उसका प्रॉफिट है। समझ में आ रहा है ना सबको, ये क्या है, उसका प्रॉफिट है। ठीक है, अब देखो रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी का मतलब क्या है, कैपिटल, इक्विटी का मतलब क्या है, कैपिटल। अब देखो रिटर्न ऑन इक्विटी या फिर जिसे हम लोग कहते हैं आरओई, उसका फॉर्मूला क्या होता है कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट बाई इक्विटी और कैपिटल इनटू 100। प्रॉफिट कितना था, अभी देखा हम लोगों ने 550 करोड़, प्रॉफिट कितना था, 550 करोड़, तो 550 बाई कैपिटल कितना था उसका खुद का, 1,000 करोड़ का कैपिटल था, तो 1,000 करोड़ बाई सॉरी इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा, 100 कट गया, यहां से कट गया, तो 55, 55% जो है इसका क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की उसने जो इन्वेस्ट किया था टोटल, अब इसने टोटल इन्वेस्ट कितना किया था। अब देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला नोट कर लेना, ये होता है जो टोटल अर्निंग्स है, टोटल अर्निंग्स कितना था, 1,000 करोड़ का। ठीक है, ये जो टोटल अर्निंग्स है बाई बाई टोटल जो उसने डिपॉजिट किया, टोटल जो उसने लोन दिया। ठीक है, सो दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो बैंक के लिए इन्वेस्टमेंट क्या है, वही लोन देना। तो टोटल उसने लोन कितना दिया, तो यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट, अर्निंग्स बाय इन्वेस्टमेंट इन 200। अब अर्निंग्स देखो कितना है, 1,000, इन्वेस्टमेंट कितना है, 10,000 इन 200।
तो कितना हो गया? 10% का यहाँ पे जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। समझ में आ गया? 10%। तो रिटर्न ऑन इक्विटी कितना हुआ? 55%। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 10%। तो रिटर्न ऑन इक्विटी हम लोग ध्यान में रखेंगे कितना है? 55%। इतना तो समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल जो है ये क्या है? लेस कैपिटल का है। ये एग्जांपल क्या है? लेस कैपिटल का है। अब देखो सेम चीज, अब देखो सेम चीज हम लोग करेंगे लेस कैपिटल के साथ। यहां पे देखो, नाउ इमेजिन दैट बैंक हैड पुट जस्ट 100 करोड़ कैपिटल। वही बैंक मान लो 100 करोड़ का कैपिटल उसने इस्तेमाल किया है। अब देखो यहां पे ले लेते हैं जो सेवर है या फिर जो डिपॉजिटर है। बीच में कौन आता है बताओ? बैंक आता है, ठीक है। उसके बाद कौन आता है? बोरोवर आता है। उसके बाद कौन आता है? बोरोवर आता है, ठीक है। अब देखो बैंक के पास यहाँ पे कैपिटल कितना है? 100 करोड़ का कैपिटल है, ठीक है। 100 करोड़ का कैपिटल है। सेवर यहाँ पे पैसा मान लेते हैं कितना डाला है? 9,900 करोड़ का। देखो लास्ट में कितना था? 9,000 करोड़ का जो है कैपिटल उसने डाला था। अभी जो है उसने कितना डाला है? 9,900 करोड़ का डाला है, ठीक है। कैलकुलेशन में देखो क्या सही होगा क्या गलत होगा। अब देखो बैंक जो है ये पूरा 9,900 प्लस 100 यानी कि 10,000 करोड़ वो क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट कर देगा, यानी कि उसने लोन में दे दिया। अब यहां पे तो हम लोगों ने देखा था, लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि उसने प्रॉमिस कितना किया था कि वो जो लोन दे रहा है वो कितने में लोन दे रहा है? 10% में। एंड डिपॉजिटर को कितना प्रॉमिस किया था? 5%। तो ये सब सेम रहेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं ये जो 10,000 करोड़ दिया तो इससे इसको अर्निंग कितना होगा? इसका अर्निंग कितना होगा? 10% के हिसाब से 1,000 करोड़। अर्निंग तो सेम है। अब देखो बैंक जो सेवर को जो पैसा देगा, बैंक सेवर को जो पैसा देगा यानी कि जो पे करेगा वो कितना करेगा? 9,900 का 5%। लास्ट टाइम हम लोगों ने कितना किया था? हम लोगों ने कितना किया था? 9,000 करोड़ का 5%। तो इस बार जो है 9,900 करोड़ का 5%, दैट इज इक्वल टू 495 करोड़ पे करना पड़ेगा। तो बैंक का प्रॉफिट कितना हो गया? तो बैंक का प्रॉफिट कितना हो गया? 1,000 माइनस 495, दैट इज इक्वल टू 505 करोड़। 505 करोड़। तो देखो लास्ट टाइम बैंक का प्रॉफिट कितना हुआ था? 550 करोड़, जहां पे क्या था? कैपिटल ज्यादा था, ठीक है। बट यहाँ पे देखो क्या है? कैपिटल कम है बट प्रॉफिट कितना है? 505 करोड़। बट इससे ये मत सोचो कि कैपिटल कम है तो प्रॉफिट कम कैसे हो गया। अब देखो रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में समझ में आएगा। देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो सेम ही रहेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो दोनों में सेम ही रहेगा, क्योंकि अर्निंग कितना हुआ है? अर्निंग कितना हुआ है? बाई इन्वेस्टमेंट, बाई इन्वेस्टमेंट इनटू 100, यही तो उसका फॉर्मूला है। अर्निंग हुआ है 1,000 बाई 10,000 इंटू 100, दैट इज इक्वल्स टू 10% जो है उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। और जो रिटर्न ऑन इक्विटी है यानी कि कैपिटल के ऊपर रिटर्न, अब यहां पे देखो खेल समझ में आएगा। जो रिटर्न ऑन इक्विटी है तो उसका कितना है? उसका जो प्रॉफिट हुआ है, इसका फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट बाई इक्विटी और कैपिटल, जिसे हम लोग कहते हैं इक्विटी या फिर कैपिटल, इनटू 100, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट कितना है उसका? 505 करोड़ बाई, तो उसका टोटल कैपिटल कितना था अभी? 100 करोड़ का इंटू 100, 100 कट गया तो कितना हो गया? 505%। समझो कि उसका कि उसका जो कि उसका जो कैपिटल था वो कितना था? 100 करोड़ का। 100 करोड़ का कैपिटल के ऊपर उसको रिटर्न कितना आ रहा है? 505% का रिटर्न आ रहा है। बट लास्ट टाइम कितना आया था? सिर्फ 55% का। तो बैंक के पास अगर कम कैपिटल है तो उसको ज्यादा प्रॉफिट है,
समझ में आ रहा है अभी दोनों एग्जांपल के तौर से कि बैंक के पास अगर कम कैपिटल है तो उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, अगर ज्यादा कैपिटल है तो कम प्रॉफिट मिलेगा। बट बैंक को क्या मेंटेन करना चाहिए फिर? कम कैपिटल। तुमको तो ऐसा ही लग रहा होगा कि कम कैपिटल मेंटेन करना चाहिए, बट अगर कम कैपिटल होगा तो जैसा मैंने एग्जांपल में समझाया था कि अगर मान लो कोई आपदा आ जाए, ठीक है, या फिर मान लो कोई अगर लोन अगर नहीं चुका पाया, जैसे मान लो यहाँ पे कितना कैपिटल था 100 करोड़ का, ये बैंक जो 10,000 करोड़ जो लोन में दिया है इसमें मान लो अगर 500 करोड़ का अगर मान लो घपला हो जाए, ये 10,000 करोड़ में से अगर 500 करोड़ का घपला हो जाए तो बैंक को कहां से अब ये घपला पे करना पड़ेगा? अपना कैपिटल से ही पे करना पड़ेगा ना। बट यहाँ पे क्या उसके पास उतना कैपिटल है? नहीं है। तो बाकी का 400 करोड़ क्या वो डिपॉजिटर से देगा? और डिपॉजिटर से अगर देगा भी तो एक टाइम पे डिपॉजिटर तो वापस आएगा, उससे जब पैसा मांगेगा बैंक तो पैसा दे नहीं पाएगा उसको, तो फंसेगा कौन? बैंक फंसेगा। अगर लास्ट एग्जांपल में अगर हम लोग देखें तो यही सेम चीज अगर मान लो उसके पास 1,000 करोड़ का कैपिटल था, उसमें मान लो अगर उसका 500 करोड़ का भी अगर घपला हो जाता है तो ये घपला को वो 1,000 करोड़ से संभाल सकता है। बट उसके पास कम कैपिटल होने की वजह से वो कभी भी संभाल नहीं पाएगा। ठीक है, तो समझ में आया? तो जो 100 करोड़ का कैपिटल है, कम कैपिटल है, ज्यादा रिटर्न है, 505% का रिटर्न है, बट फिर भी कम कैपिटल जो है प्रॉब्लमेटिक होता है। तो एक बॉडी ऐसा होना चाहिए जो बैंक को यह बताए कि कितना कैपिटल बैंक के पास होना चाहिए एंड कितना एडिक्वेट है। तो उसी के लिए आया क्या? बेजल नॉर्म आया। ठीक है, सो इफ अ बैंक कीप्स मोर कैपिटल देन द रिस्क ऑफ बैंक्रप्सी विल रिड्यूस बट इट रिटर्न्स ऑन इक्विटी विल रिड्यूस टू। तो बोला जा रहा है कि बैंक को अगर अपने पास ज्यादा कैपिटल रखना पड़ेगा, देखो, देन उसका रिस्क ऑफ बैंक्रप्सी तो ये कम हो जाएगा कि जैसे ये 500 करोड़ का जो घपला अगर होता है तो 1,000 करोड़ से वो अपने आप को संभाल सकता है, उसका जो रिस्क ऑफ बैंक्रप्सी है वो कम हो जाएगा, बट उसका रिटर्न ऑन इक्विटी भी तो कम हो रहा है, जो कि कम कैपिटल में रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा है। बट वी नीड टू मेक श्योर दैट द बैंक इज वेल कैपिटलाइज्ड। बट ये भी ध्यान में रखना है कि बैंक के पास सही अमाउंट ऑफ कैपिटल है, क्योंकि वी नीड टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। क्योंकि अगर मान लो बैंक अगर डूब जाता है तो क्या करेंगे? लोग आएंगे, सर पैसा है क्या? तो बैंक वाला बोलेगा नहीं है, तो फिर वो जाएगा, फिर और दो लोगों को बताएगा कि भाई ये एबीसी बैंक में पैसा नहीं मिल रहा है, बैंक डूबने के कगार पे है। तो देखना उसका सभी डिपॉजिटर आ जाएंगे, सर पैसा चाहिए पैसा चाहिए, बैंक दे नहीं पाएगा, बैंक डूब जाएगा। तो मेन काम क्या है? हम लोगों को जो कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है उसको सेफगार्ड करना है, इसीलिए हम लोगों को ज्यादा कैपिटल रखना पड़ेगा। बट कितना? तो उसके लिए एक बॉडी होना चाहिए जो ये मेक श्योर करेगा कि जो बैंक है वो वेल कैपिटलाइज्ड है। चलो, अभी आ जाते हैं हम लोग बेजल नॉर्म कि बेजल नॉर्म है क्या। बेजल नॉर्म को हम लोग ये भी कहते हैं बेजल अकॉर्ड। तो बेजल नॉर्म्स ऑल्सो नोन एज बेसल अकॉर्ड। ठीक है, ए के ए का मतलब क्या है? ऑल्सो नोन एज। ठीक है, अब देखो ये क्या है जो बेसल नॉर्म है, ये क्या है? ये इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन है। ये क्या है? इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन है। जो कौन इशू करता है? बीसीबीएस, बेजल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। बेजल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ये जो है ये इशू करता है। यही जो बेजल कमिटी है, ठीक है, इसका पहले नाम क्या था? बैंकिंग रेगुलेशन एंड सुपरवाइजरी प्रैक्टिसेस। अब देखो ये बेजल कमिटी आया कहां से? देखो एक बैंक है बेजल में, एक बैंक है बेजल में जिसका नाम क्या है? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। ये कब बना था? 1930। ये कब बना था? 1930 में बना था। ठीक है, अब उसके बाद जो है इसी में एक कमिटी बनाया गया जो क्या है? बैंकों के ऊपर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो बनाएगा। तो उसका नाम रखा गया बेजल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, जिसका पहले नाम था बैंकिंग रेगुलेशन एंड सुपरवाइजरी प्रैक्टिसेस। तो ये जो बीसीबीएस है ये एस्टैब्लिश किसने किया? जो सेंट्रल बैंक गवर्नर्स हैं, कहां के? जो G10 कंट्रीज हैं उसके, जो G10 कंट्रीज हैं उसके जो सेंट्रल बैंक गवर्नर्स हैं उन्होंने एस्टैब्लिश किया एट द एंड ऑफ 1974। एट द एंड ऑफ 1974, तो 1974 के समय में हम लोग को ये बीसीबीएस फॉर्मेशन देखने को मिला। अब ये क्यों फॉर्म हुआ था? देखो उस समय छोटे मोटे बहुत सारे बैंक्स जो है उस समय डूब रहे थे, बैंकिंग इंडस्ट्री का हाल बहुत खराब था, बट जो बड़े बड़े बैंक्स थे वो सही थे। बट उसी समय
वेस्ट जर्मनी का एक बहुत बड़ा बैंक, वेस्ट जर्मनी का एक बहुत बड़ा बैंक, नाम क्या है? बैंकहॉस हर्स्टाट। बैंक का नाम क्या है? बैंकहॉस हर्स्टाट। जब ये डूब गया, जब ये फेल हो गया, तब जाके जो है पूरा वर्ल्ड में जो है डिस्टर्बेंसेस देखने को मिला रिलेटेड टू इंटरनेशनल करेंसी एंड बैंकिंग मार्केट्स। ठीक है, तो इतना बड़ा बैंक कैसे डूब गया? तो तभी जाके इन लोगों को ऐसा लगा कि एक ऐसा कमेटी होना चाहिए जो क्या है, हर किसी के ऊपर नजरअंदाज करेगा, हर किसी के ऊपर निगरानी रखेगा, नजरअंदाज नहीं, सॉरी, निगरानी रखेगा। तो उसी लिए ये कमेटी बनाया गया। तो ये कुछ नियम निकाले ताकि उसके ऊपर बेस करके हम लोग क्या कर सके, बैंकिंग प्रैक्टिसेस को हम लोग कर सके। ठीक है, so the committee headquartered at the Bank for International Settlement in Basel was established to enhance the financial stability। मेन काम क्या था कि वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को एनहांस करे, यही जो है इसका मेन काम था। एंड बाय इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ बैंकिंग सुपरविजन वर्ल्ड वाइड, ताकि वो जो है, जो क्वालिटी है बैंकिंग सुपरविजन का, वो वर्ल्ड वाइड वो इंप्रूव कर सके। एंड टू सर्व एज अ फोरम फॉर रेगुलर कोऑपरेशन बिटवीन इट्स मेंबर कंट्रीज ऑन बैंकिंग सुपरवाइजरी मैटर्स। तो समझ में आया? तो सबसे पहला क्या फॉर्म हुआ था? बीआईएस 1930 में। और ये बीआईएस क्यों फॉर्म हुआ था, कोई बता सकता है क्या? हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, फिर भी ये क्यों फॉर्म हुआ था? देखो, बात है वर्ल्ड वॉर वन की, वर्ल्ड वॉर वन की। ठीक है, ये जो वर्ल्ड वॉर वन हुआ था, ठीक है, इसके बाद क्रिटिसिज्म किसको मिला था? जर्मनी को। क्रिटिसिज्म मिला था जर्मनी को। हालांकि वर्ल्ड वॉर टू के बाद तो और ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला, फिर भी वर्ल्ड वॉर वन में जो है क्रिटिसिज्म मिला था जर्मनी को, कि जितना भी प्रॉब्लम्स हुआ है, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज हुआ है, ठीक है, जितने भी मान लो जहां पे भी डिस्ट्रक्शन हुए हैं, उसका भरपाई कौन करेगा? उसका भरपाई कौन करेगा? जर्मनी भरपाई करेगा। अब देखो, भरपाई करने के लिए पैसे का तो होना जरूरी है, भरपाई करने के लिए पैसों का होने का तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पैसा होना चाहिए। और वो पैसा किसने प्रोवाइड किया? ये बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। तो ताकि जर्मनी जो है वो लोगों को पैसा दे पाए, तो उसी समय के लिए जो है ये बैंक बनाया गया था 1930 में। ठीक है, ये जो जर्मनी को ये जो कहा गया था कि आपको भरपाई करना पड़ेगा, ये कौन सा ट्रीटी के अंदर कहा गया था? ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। ठीक है, उसके अंडर में कहा गया था। अब देखो, ये जो कमेटी है, इसने इसका फर्स्ट मीटिंग कब हुआ? नोट करके रखना, फरवरी 1975, एंड मीटिंग्स हैव बीन हेल्ड रेगुलरली 3 or 4 times a year since। तब से जो है 3 से 4 बार हर साल जो है ये मीटिंग्स होते रहता है। आ जाते हैं बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट पे। अगर बात करें बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के बारे में, तो जो बीआईएस है ना, it was originally intended to facilitate a reparation imposed on Germany। ठीक है, ये जो रिपरेशन जो इंपोज किया गया था जर्मनी के ऊपर, रिपरेशन का मतलब क्या है? भरपाई करना। रिपरेशन का मतलब क्या है? भरपाई करना, कि जर्मनी को ये कहा गया था कि आपको भरपाई करना पड़े। ठीक है, और ये कौन से ट्रीटी के अंडर में? ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। and to act as the trustee for the German government international loan that was floated in 1930। एंड ये ट्रस्टी के तौर पे क्या फॉर्म किया गया? जर्मन गवर्नमेंट इंटरनेशनल लोन, जिसका नाम है यंग लोन। ठीक है, वो जो है 1930 में हुआ था। एंड देयर वाज अ नीड टू एस्टैब्लिश अ डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन, और एक नीड ऐसा पड़ गया था कि एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन हो फॉर दिस पर्पस, एंड वाज सजेस्टेड इन 1929 बाय द यंग कमिटी। और यंग कमिटी के सजेशन से ही बना बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बेजल में है। बेजल कहां पे है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, समझ में आया? एक और यंग से रिलेटेड क्या है? हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन किसके फॉर्मेशन में मदद किया? हिल्टन यंग कमीशन ने रेकमेंड कौन से बॉडी के फॉर्मेशन के लिए हिल्टन यंग कमीशन ने रेकमेंड किया? कोई बता सकता है क्या? कोई बता सकता है क्या? अरे, हम लोग का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आरबीआई का फॉर्मेशन के लिए हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, एंड बीआईएस का फॉर्मेशन के लिए यंग कमिटी, याद रहेगा। अब देखो, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बेजल, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसके साथ साथ
इसके दो रीजनल ऑफिसेस भी हैं। एक जो है उसका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस एशिया एंड पैसिफिक रीजन के लिए कहां पे है, हांगकांग में है। एक जो है अमेरिका के लिए कहां पे है, मेक्सिको सिटी में है। इसके साथ साथ एक और इंस्टीट्यूट बनाया गया था, द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंस्टीट्यूट। सो इट वाज जॉइंटली क्रिएटेड इन 1998, ये जो है 1998 में बनाया गया बाय द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, ये जो है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट द्वारा बनाया गया, एंड द बेजल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। एक तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट एंड उसके साथ साथ जो बेजल कमिटी है फॉर बैंकिंग सुपरविजन, तो उस ये दोनों के मदद से जो है इसे बनाया गया था। ठीक है, ये दोनों के मदद से जो है इसे बनाया गया था। हाँ, ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, तो ये जो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है एंड जो बेजल कमिटी है ऑन बैंकिंग सुपरविजन, इन दोनों के मदद से क्या बनाया गया, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंस्टीट्यूट बनाया गया। ठीक है, इसका जो मैंडेट है, इट्स मैंडेट क्या है, इज टू असिस्ट सुपरवाइजर्स अराउंड द वर्ल्ड। इसका मेन काम क्या है कि वो जो है सुपरवाइजर्स अराउंड द वर्ल्ड उसको क्या है, उसको असिस्ट करेगा बाय इंप्रूविंग एंड स्ट्रेंथनिंग देयर फाइनेंशियल सिस्टम, कि वो जो है उसका फाइनेंशियल सिस्टम को वो क्या कर सकता है, इंप्रूव कर सकता है, एंड वो क्या कर सकता है, स्ट्रेंथन कर सकता है। तो याद रखना, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंस्टीट्यूट है ये फॉर्म किया गया था कब, 1988 में फॉर्म किया गया था। किसके द्वारा, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट एंड द बेजल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। ठीक है, इसका काम क्या है कि सुपरवाइजर्स यानी कि मान लो सेंट्रल बैंक है उसको असिस्ट करें अराउंड द वर्ल्ड इन इंप्रूविंग एंड स्ट्रेंथनिंग देयर फाइनेंशियल सिस्टम। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, बेजल स्विट्जरलैंड में है। इसके साथ साथ इसके दो रीजनल ऑफिसेस हैं, एक एशिया पैसिफिक रीजन के लिए हांगकांग में, एक जो है अमेरिका के लिए मेक्सिको सिटी में। तो समझ में आया क्या कैसे फॉर्म हुआ, बैंक को क्या प्रॉब्लम होता है, एंड बीसीबीएस क्या है। एंड यही बीसीबीएस जो है, ये जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का जो कमिटी है बीसीबीएस, यही बीसीबीएस निकालता है बेजल नॉर्म। बेजल नॉर्म तीन है, ठीक है, एक बेजल नॉर्म 1, एक बेजल नॉर्म 2 और एक बेजल नॉर्म 3। ठीक है, तो ये बेजल नॉर्म 1 है, इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेजल नॉर्म 1, 2 एंड 3 को इन डिटेल हम लोग समझेंगे विथ एग्जांपल्स। ठीक है, तो क्लास कैसा लगा बताना बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।